हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम किसी भी करंट कैरिंग कॉइल की वजह से उसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक बनता है ये निकालने वाले हैं। इससे पहले हमने किसी भी करंट कैरिंग कॉइल की वजह से सेंटर में उसका मैग्नेटिक निकालना सीखा है। आज हम किसी भी करंट कैरिंग कॉइल की वजह से उसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक बनेगा ये देखेंगे। और इसके लिए हमने जो यूज करना है वो करना है बॉयड-सेवर्ट लॉ। हमने बॉयड-सेवर्ट लॉ की हेल्प से ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं बॉयड-सेवर्ट लॉ क्या कहता था। बॉयड-सेवर्ट लॉ कहता था किसी भी करंट एलिमेंट के उससे कितना मैग्नेटिक बनेगा, वो बनेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। डीएल आपका यहाँ पे करंट एलिमेंट होता था, आई आपका करंट होता था जो उस करंट एलिमेंट में चलता था बच्चों। आर आपका वो दूरी होती थी करंट एलिमेंट से, कहां की, उस पॉइंट पे जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते थे। थीटा आपका एंगल होता था करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का। और म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती थी 10⁻⁻⁷। ये हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा है। इस बार मैंने आपको बताया था किसी भी कॉइल में अगर करंट चलेगा तो उसके सेंटर में कितना मैग्नेटिक बनेगा, उसके सेंटर में कितना मैग्नेटिक बनता है वो हमें पता है, म्यू नॉट आई बाय 2a। ए मतलब आपका रेडियस अगर है कॉइल का और आई चल रहा है आई लेवल का, सॉरी करंट चल रहा है अगर आई लेवल का, रेडियस अगर ए है तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक बनता है म्यू नॉट आई बाय 2a। और सेंटर में मैग्नेटिक की डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए हमने देखा था क्लॉक रूल, जो कि लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था। बच्चों लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपकी करंट कैरिंग कॉइल की वजह से जो डायरेक्शन बनती है वो सब समझा दी है। आप उस लेक्चर को जरूर देखें, लेक्चर नंबर 4 को, जिसमें मैंने डायरेक्शंस की बात की है। मैं यहाँ पे जस्ट एक रिवाइज कर रहा हूँ। क्लॉक रूल बताया था मैंने। क्लॉक रूल ये कहता था कि करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो फ्रंट क्या आएगा कॉइल का, नॉर्थ बनेगा। और अगर करंट चलेगा क्लॉकवाइज तो फ्रंट क्या बनेगा, साउथ बनेगा। ये डायरेक्शन बच्चों इस डायरेक्शन से टैली करनी चाहिए, ये डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन से टैली करनी चाहिए। नॉर्थ बनने का मतलब ये यहां से मैग्नेटिक लाइंस बाहर की ओर आएंगी और फिर घूम के इसके बैक फेस की ओर जाएगी, क्योंकि इसका बैक फेस क्या है, साउथ। क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस हमेशा नॉर्थ से बाहर निकलती है और कहां जाती है, साउथ की ओर। और यहाँ पे साउथ बनने का मतलब ये है इसके बैक साइड पे क्या बना होगा, नॉर्थ। इसका मतलब नॉर्थ से लाइंस बाहर आएंगी और साउथ की ओर अंदर जाएंगी। यहां से मैग्नेटिक लाइंस का है इनवर्ड है और यहां से मैग्नेटिक लाइंस का है आउटवर्ड है। नॉर्थ से बाहर, साउथ की ओर अंदर जाएंगी। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं लेक्चर नंबर 4 में, आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक वर्ड है बच्चों एक्सिस। एक्सिस क्या होता है, आज हमने मैग्नेटिक एक्सिस पर निकालनी है। एक्सिस के बारे में मैं आपको बता दूं, एक्सिस क्या होता है। एक लाइन है जो पास करेगी सेंटर ऑफ सर्कल या सेंटर ऑफ कॉइल से पास करेगी एंड परपेंडिकुलर टू द कॉइल प्लेन, और कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। एक्सिस एक लाइन होती है बच्चों जो सेंटर ऑफ कॉइल से पास करती है और कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। जैसे ये लाइन, जैसे ये कॉइल का सेंटर है और एक ऐसी लाइन जो यहां से क्रॉस करेगी और इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर भी है। तो मतलब अगर कॉइल का प्लेन ऐसा हुआ तो एक्सिस ये है, ठीक है, ये एक्सिस है। कॉइल का प्लेन ऐसा हुआ तो एक्सिस ऐसे आ जाएगी। अगर कॉइल का प्लेन ऐसा है तो एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो सेंटर से क्रॉस करती है और प्लेन के परपेंडिकुलर होती है बच्चों, ठीक है। तो हम यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है। कंसिडर ए करंट carrying coil having radius a and I be the current in it, और I लेवल का करंट उसमें चल रहा है बच्चे। तो ये हमारे पास एक कॉइल आ गई, ये हमारे पास एक कॉइल आ गई बच्चों। ये कॉइल हमने ऐसे ली है, ऐसा कॉइल है, ऐसी नहीं है, ऐसे है। तो अब हमने इसका एक्सिस डिफाइन करना है। एक्सिस क्या होती है, एक लाइन होती है जो सेंटर से क्रॉस करती है और प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। मतलब एक्सिस आपका यहां चल जाएगा, ठीक है, एक्सिस दोनों साइड पे एक्सटेंड करेगा। मान लो ये पॉइंट है,
हमें आज एक्सिस पे मैग्नीफिल्ड निकालनी है, तो हमें बताना पड़ेगा मैग्नीफिल्ड कहां निकालना चाहते हैं एक्सिस पे। ये पॉइंट पी है, एक्सिस पे पॉइंट हमने पी ले लिया जहां पे हम इसकी मैग्नीफिल्ड निकालना चाहते हैं इस करंट की वजह से। और मान लो करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये फेस है मेरा देखने का। जैसे आप करंट मान लें यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो आप कहां से देख रहे हैं, यहां से। आप यहां से देख रहे हैं करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये यहां से देख रहे हैं और करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये बच्चों इसका हमने मान लिया रेडियस आ गया, रेडियस कितना लिया है ए, ये इसका रेडियस आ गया। ये दूरी है एक्सिस से, कितनी दूरी पे हमने मैग्नीफिल्ड देखनी है, एक्स दूरी पे। और ये आपका एक्स आ गया, ये आपका ए आ गया, और करंट चल रहा है मान लो आई लेवल का, ठीक है। अब हमने क्या यूज करना है, बॉयड-सेवर्ट लॉ। हमने यूज करना है बॉयड-सेवर्ट लॉ। बॉयड-सेवर्ट लॉ के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा बच्चों, करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। हमने यहाँ पे करंट एलिमेंट ले लिया, करंट एलिमेंट ले लिया डीएल लेवल का, और उस करंट एलिमेंट की दूरी कितनी है, उस पॉइंट से जहां पे हमने मैग्नीफिल्ड निकालना है, दूरी है आर। आर हमने वो दूरी ले ली जहां पे हमने क्या निकालना है बच्चों, मैग्नीफिल्ड निकालना है, इस पॉइंट पे हमें मैग्नीफिल्ड निकालना है। तो हमें बच्चों इसमें थीटा सबसे पहले समझना पड़ेगा, थीटा क्या होगा। यहाँ पे थीटा आपका एंगल होता था, थीटा आपका एंगल होता था किसके बीच का, करंट एलिमेंट और आर के बीच का, ठीक है, करंट एलिमेंट और आर के बीच का। अब कॉइल आपकी ऐसे है बच्चों, कॉइल आपकी ऐसे है, करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ऐसा, ठीक है। और यहां पे देखें ये ऐसा है, ये आपका मैंने करंट लिया, करंट आपका चल रहा था ना ऐसा, करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये मान लो करंट चल रहा है, लेकिन मैंने करंट को क्या लिया यहाँ पे सीधा लिया, क्यों, क्योंकि करंट एलिमेंट बच्चों काफी छोटा एलिमेंट है, करंट एलिमेंट की लेंथ काफी छोटी होती है, वो कर्वनेस आप दिखा नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैंने करंट एलिमेंट लिया और मैं कहा मैग्नीफिल्ड निकालना चाहता हूं यहाँ पे, इस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी पे मैं निकालना चाहता हूं। तो बच्चों आपने ध्यान देना है, ये जो करंट एलिमेंट और ये जो लाइन है इसके बीच का जो एंगल है, ये एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है 90 डिग्री। बच्चों ये नीचे का एंगल नहीं लेना, ये करंट एलिमेंट और ये जो लाइन है इसके बीच का एंगल लेना है, कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे करंट एलिमेंट और आर के बीच का एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। और इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नीफिल्ड कितना होगा वो हम देख लेते हैं, वो होगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, कितना करंट चल रहा है इस करंट एलिमेंट आई, लेंथ कितनी है इसकी dl, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, किसके बीच का, करंट एलिमेंट और आर के बीच का, दूरी कितनी है आर, आर का स्क्वायर। तो ये आपका बन गया म्यू नॉट बाय 4 पाई साइन 90 बच्चों 1 होता है, तो हम यहाँ पे साइन 90 को हटा देते हैं, और ये हमारा बन गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, किसकी वजह से, इस करंट एलिमेंट की वजह से, ठीक है। अब बच्चों हमें यहाँ पे इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसकी डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको राइट हैंड पाम रूल बताया था। डायरेक्शन के लिए क्या बताया था, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि आप अपने राइट हैंड पाम को स्ट्रेच करो इस ढंग से कि जो आपका थंब है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा, और आपने अपने पाम की फिंगर्स को वहां ले जाना है जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो। हम मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालना चाहते हैं, ये मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये मेरा वो पॉइंट है जहां पे हम क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो जो डायरेक्शन पाम के परपेंडिकुलर होगी वही डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसका मतलब अगर मैं अपने राइट हैंड पाम को स्ट्रेच कर रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है टॉप पे, और यहां पे मैं इस पॉइंट पे मैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, तो पाम के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनेगी वही आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसका मतलब ये आपका पाम आ रहा है, इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन बनेगी ये आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो मैंने यहाँ पे dB1, ये dB1 ले लिया मान लो, इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड बना वो ये बना और जो डायरेक्शन बनी वो ये बनी, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मान लिया फाई है, ये लाइन क्या है, एक्सिस है, ये लाइन एक्सिस है। मैं इस dB1 वेक्टर को दो हिस्सों में रिजॉल्व कर रहा हूं। आपको वेक्टर को रिजॉल्व करना आता है, 11th में आपने पढ़ा है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ये इसके दो कंपोनेंट्स आ गए, एक कंपोनेंट आ गया अलोंग द एक्सिस और एक आ गया एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया, ठीक है बच्चों। अब मैं देखना चाहता हूं ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा मैं देखना चाहता हूं। अगर बच्चों ये फाई है, ये भी फाई होगा, कैसे, चलो इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको मैं 2 मान लेता हूं फॉर द टाइम भी। तो 5 + 1 कितना है 90 डिग्री है,
क्योंकि ये एक्सिस है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो 5 + 1 90 डिग्री है। ये एंगल मैंने फॉर द टाइम माना 1। और बच्चों आपको पता है 1 और 2 भी 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये लाइन पाम है, ये लाइन पाम का डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पाम है। तो एंगल 1 + 2 भी 90 है। तो इन दोनों को अगर मैं बराबर करूं तो ये आपका 5 + 1 = 1 + 2 आ जाएगा। तो 1 1 कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो एंगल 2 है वो भी कितना है? 5 है। तो मैंने यहां से आपको ये बताया जो एंगल 2 है बच्चों वो 5 के बराबर है। तो यहां से मैं इस 2 को यहां पे कैंसिल कर रहा हूं, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं 5। ठीक है, यहां पे मैंने ले लिया 5। अब हमें पता है बच्चों कि जो कंपोनेंट एंगल के लॉन्ग आता है, जो भी कंपोनेंट आपका एंगल के लॉन्ग आएगा वो आपका कॉस कंपोनेंट होता है। तो ये आ गया dB1 cos phi, डायरेक्शन तो पता ही है, ये आ गया dB1 sin phi। तो हमने देखा इस करंट एलिमेंट की वजह से यहां पे डायरेक्शन ये बनी। इस डायरेक्शन में मैंने दो हिस्से, अब इसको भूल जाओ, अब ये dB1 की डायरेक्शन भूल जाओ। अब ये दो कंपोनेंट्स बन गए, एक ये और एक ये, और डायरेक्शन ये और ये आ गई, और ये इसको भूल जाओ। अब हमने क्या करना है, यहां पे हमने एक दूसरा कंपोनेंट लेना है आइडेंटिकल, बिल्कुल आइडेंटिकल एक कंपोनेंट लेना है डीएल नाम का, जिसमें करंट कितना चल रहा है आई, जिसकी दूरी यहां से कितनी है आर, ये बिल्कुल इसके अपोजिट लेना है डायमीटर के, आर दूरी है। करंट कितना चल रहा है आई, डीएल सेम है, आर सेम है, एंगल 90 है। तो यहां पे ये पाम बनेगा, इस पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये बनेगी, लेकिन मैं इसको नाम दे रहा हूं dB2। हालांकि dB1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा और dB2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, कितना dB। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है दोनों वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन वाइज क्योंकि डिफरेंट है इसलिए मैंने इसको dB1 और dB2 दे दिया। इस dB2 के भी मैं दो हिस्से बना रहा हूं, ये भी 5 है, ये भी 5 होगा। तो ये आ गया dB2 cos phi, और ये आ गया एक कंपोनेंट इसी लॉन्ग आएगा, ये आएगा dB2 sin phi। तो बच्चों क्योंकि dB1 का मैग्नीट्यूड dB2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, अगर इसको हम ऐसे देखें dB1 और dB2 किसके बराबर है? dB के बराबर है। तो dB1 और dB2 तो बराबर है, और ये दो वेक्टर कैसे आ रहे हैं? अपोजिट, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों वेक्टर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जबकि ये दोनों वेक्टर्स कहां जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, और ये दोनों क्या होंगे? एड अप होंगे। ये दोनों क्या होंगे बच्चों? एड अप होंगे। और नेट डायरेक्शन क्या आएगी इस पॉइंट पे इन दोनों की वजह से? अलोंग द एक्सिस। हमें पता है बच्चों यहाँ पे जो मैग्नीफिल्ड की डायरेक्शन आनी है अलोंग द एक्सिस ही आनी है। क्यों आनी है देख लें आप इस कॉइल को देखें, इसमें करंट कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ रही है? बाहर। यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ रही है? बाहर की ओर। तो अगर कॉइल आपका ऐसा हो जाएगा, डायरेक्शन आ रही है बाहर की ओर। अगर कॉइल आपका ऐसा हो जाएगा तो डायरेक्शन कहाँ आएगी? बाहर की ओर। तो यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ? बाहर की ओर आनी है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन भी बता दी कि एक्सिस पे डायरेक्शन कहाँ आएगी? अलोंग द एक्सिस ही आएगी, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगी? बाहर की ओर। क्योंकि यहाँ करंट कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। करंट जब भी एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइन हमेशा कहाँ आएंगी? बाहर की ओर आएंगी। और अगर कॉइल आपकी ऐसे है और करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये आपने देख रहा है करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगी? बाहर की ओर। तो हमने देखा दोनों कंपोनेंट्स की वजह से यहाँ पे जो नेट डायरेक्शन बन रही है वो इस डायरेक्शन के लॉन्ग आ रही है, अलोंग द एक्सिस आ रही है। लेकिन यहाँ तो हमने सिर्फ दो ही कंपोनेंट लिए, दो ही करंट एलिमेंट लिए कॉइल के, एक ये और एक ये। तो हमारे कितने एड अप हुए? dB1 sin phi, dB2 sin phi। क्योंकि हमें पता है dB1 और dB2 भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसका मतलब दो कंपोनेंट्स ऐड हुए, dB sin phi प्लस dB sin phi, जो नेट मैग्नीफिल्ड यहाँ पे दोनों की वजह से आई। लेकिन मुझे तो पूरे करंट एलिमेंट की वजह से देखनी है, तो ऐसे ऐसे जितने भी dB sin phi होंगे सब ऐड हो जाएंगे, और जो ये वाले परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जो नेट मैग्नीफिल्ड बनेगी यहाँ पे, जो आपकी नेट मैग्नीफिल्ड बन रही है, नेट बी बनेगा कहां पे? पी पे, इस पॉइंट पी पे, ड्यू टू कंप्लीट कॉइल। कंप्लीट कॉइल की वजह से क्या बनेगा? जितने भी ऐसे dB sin phi वाले हैं वो सबके सब ऐड हो जाएंगे। मैं अब यहाँ पे dB1 या dB2 लिख रहा हूं, क्योंकि मतलब dB1 dB2 क्या है? सेम। क्या? dB sin phi वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं एक्सिस के लॉन्ग, वो सबके सब ऐड अप हो जाएंगे, वो सबके सब ऐड अप हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे
अब मैं डीबी की वैल्यू पुट कर रहा हूं, डीबी की वैल्यू या डीबी1 ले लूं या डीबी2 ले लूं, तो ये वैल्यू ले लेता हूं म्यू नॉट, ये आ गई आपकी वैल्यू बच्चों, ये आ गई म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर इंटू साइन फाई कितना आ गया, यहां से देखिए साइन फाई क्या होगा, साइन होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ए बाय आर, ए बाय आर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं और साइड में छोटी डायग्राम बना रहा हूं। ये डायग्राम थी आपकी, ये x था, ये a था, ये r था। ठीक है बच्चों, अब यहां पे b की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, यहां पे कांस्टेंट बाहर निकाल दो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर क्यूब ए। अब ये डीएल डीएल जब मैं ऐड करूंगा, छोटे छोटे डीएल जब मैं ऐड करते जाऊंगा, ये छोटे छोटे डीएल्स को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा, कंप्लीट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आएगा। तो ये आ गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर क्यूब ए इंटू 2 पाई ए। ठीक है बच्चों, ये छोटे छोटे जब मैं करंट एलिमेंट्स को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आएगा। तो यहां से हमने देखा, ये आ गया आपका म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब। ठीक है बच्चों, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर आ रह गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, नीचे आ गया 2 आर क्यूब। अब मुझे आर क्यूब की वैल्यू निकालनी है क्योंकि मेरे नोन पैरामीटर्स पे ए, एक्स और आई, ये नोन पैरामीटर्स हैं आपके। अब आर क्यूब क्या होगा वो देखते हैं, यहां से देखें, ये हमें पता है आर स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब आर कितना आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। तो बच्चों आर क्यूब कितना आएगा, आर क्यूब आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो आर क्यूब की ये वैल्यू आ गई, मैं आर क्यूब की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पे, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये आपकी नेट मैग्नीफील्ड आ गई एक्सिस पे, ये आपकी नेट मैग्नीफील्ड आ गई अलोंग द एक्सिस। ठीक है बच्चों, यहां पे हम स्पेशल केस कर लें, स्पेशल केस कर लेते हैं। अगर मैं x को 0 कर दूं, ये जो लाइन है एक्सिस की, ये पॉइंट P था, ये सेंटर था, अगर मैं x को 0 कर दूं तो ये पॉइंट P कहां जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। अगर x को 0 कर दिया तो इसका मतलब एट सेंटर हम मैग्नीफील्ड निकालना चाहते हैं, तो मैग्नीफील्ड कहां बन जाएगी, एट द सेंटर। देखते हैं क्या आएगी, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर 3/2, ये 2 2 कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 ए क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2a, यही आ जाएगा रिजल्ट, म्यू नॉट आई बाय 2a एट द सेंटर। तो इसका मतलब एक्सिस पे हमने देखा मैग्नीफील्ड की ये वैल्यू होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं x को 0 करता जाऊंगा, सेंटर में आ जाऊंगा, तो मैग्नीफील्ड सेंटर में आपका ये, जो कि हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आप इस सेंटर का जो रिजल्ट है वो यहां से भी बना सकते हैं, या सेंटर रिजल्ट मैंने आपको इससे पिछले डेरिवेशन बताया था, वहां से भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये था आपका, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, एक्सिस का फॉर्मूला आ गया, मैग्नीफील्ड ड्यू टू कॉइल एट द एक्सिस क्या होगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये आ गया। ठीक है, ए क्या बच्चों, यहां पे रेडियस ऑफ द कॉइल, एक्स क्या है, दूरी है कहां से, सेंटर से उस पॉइंट तक जहां पे आप एक्सिस पे मैग्नीफील्ड निकालना चाहते हो। तो ये आपका रिजल्ट आ गया।
अगर इस कॉइल में n टर्न्स होंगे, अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं तो यहाँ पे n से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पे इफ ए कॉइल हैज n टर्न्स देन यहाँ पे n आ जाएगा। अगर कॉइल में एक ही टर्न है तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो जनरली तो 1 ही होगा, अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिए तो आप उसको n से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying circular loop of radius 12 centimeter at its center is 0.50 into 10 to the power minus 4 Tesla. Find the magnetic field due to this loop at a point on the axis at a distance of 5 centimeters from the center. ठीक है बच्चों, अब हमें क्या बताया है, यहाँ पे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप दिया हुआ है जिसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, मतलब ए दिया है, ए आ गया 12 सेंटीमीटर, इसको हमने एसआई में कन्वर्ट कर दिया 12/100 मीटर। और उसके सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है BC, हमें पता क्या होता है μ0I/2a होता है। तो μ0I/2a की वैल्यू कितनी दी है 0.50 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। टेस्ला आपका ऐसा यूनिट है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, मतलब x दी है, ठीक है बच्चों। और हमें पता है सेंटर में तो ये फॉर्मूला होता है, और हमें कहां निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, एक्सिस पे निकालनी। तो एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक्सिस का फॉर्मूला होता है μ0I/a² a² प्लस x² 3/2। ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है और ये हमें गिवन है। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2/1, मतलब बी एक्सिस और बी सेंटर क्या आ जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये μ0I तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सिस में नीचे क्या आएगा बच्चों, ये आएगा a² प्लस x² 3/2, इसमें तो यही बचेगा इसमें, और ऊपर आएगा एक्सिस में a², और यहां पे a ऊपर चल जाएगा। आप इसको चेक कर लें, बी एक्सिस और बी सी को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ये आ गया आपका AQ/a² प्लस x² 3/2, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका जब रिजल्ट आएगा, अब आप क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है, ये निकालना है। तो इसका मतलब बी एक्सिस पे क्या आएगा, AQ/a² प्लस x² 3/2 इंटू BC आ गया, ठीक है। अब आप इनकी वैल्यूज पुट करें, ए की वैल्यू कितनी है 0.12 इंटू 0.12 12/100 था। यहां पे कितना आएगा, ए कितना है बच्चों, ए है 12/100, तो
ए स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा 144 इंटू 10⁻⁻4 प्लस एक्स कितना है बच्चों, एक्स है आपका 5/100, एक्स है आपका 5/100, तो 5/100 का स्क्वायर क्या होगा 25 इंटू 10⁻⁻4, ये आ गया 3/2। ठीक है, और यहां पे आपकी बीसी की वैल्यू कितनी है दी हुई है, बीसी की वैल्यू दी है आपको 0.5 इंटू 10⁻⁻4, ये आपको वैल्यू दी है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपकी वैल्यू आएगी 3.9 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ये आपका एक्सिस पे आ जाएगा रिजल्ट। आप इसको सॉल्व कर लें, और यहाँ पे ये दोनों में कॉमन है, निकल सकता है बाहर, ये 144 प्लस 25 169 जो कि 13 का स्क्वायर होगा, तो आप उसको इस 2 से कैंसिल करके ये रिजल्ट बना सकते हैं बी एक्सिस पे। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान दें। 2 कोएक्सियल सर्कुलर लूप L1 and L2 of radii 3 centimeter and 4 centimeter। आपके पास 2 लूप्स हैं बच्चों, एक में करंट चल रहा है और एक का रेडियस दिया है, इसका रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है और इसमें जो करंट चल रहा है बच्चों वो हमें गिवन है, I1 जो चल रहा है, इसमें जो I1 चल रहा है कितना चल रहा है वो हमें गिवन है 1 एम्पियर का। हमें बताना है व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सेकंड लूप so that the net B at O is 0। यहां पे ना हमें एक पॉइंट दिया हुआ है बच्चों, यहां पे इसके एक्सिस में पॉइंट दिया है O, और यहां से यहां दूरी हमें दी है एक्सिस पे 4 सेंटीमीटर और इस कॉइल के एक्सिस पे हमें दूरी दी है 3 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि इस कॉइल में आपका डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ताकि इस पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो इन दोनों सिस्टम की वजह से वो 0 हो जाए। हमें बताना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, किसमें, सेकंड लूप में, ये सेकंड लूप है आपका, ताकि जो आपका नेट बी है कहां पे, यहां पे क्या हो जाए 0। तो बच्चों यहां पे नेट बी 0 तभी हो सकता है जब इस कॉइल की वजह से यहां पे बी की वैल्यू और इस कॉइल की वजह से यहां पे बी की वैल्यू क्या हो, सेम हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, इसकी वजह से यहां पे बी क्या बनेगा, फर्स्ट कॉइल की वजह से वो देखते हैं, वो होता है म्यू नॉट I1 A1 टू A1 स्क्वायर प्लस X1 स्क्वायर 3/2। हमने फर्स्ट कॉइल के पैरामीटर्स को 1 1 से डिनोट कर दिया। अब फर्स्ट कॉइल में क्या करंट चल रहा है, देखो इसमें 1 एम्पियर का करंट चल रहा है, ये आ गया म्यू नॉट, करंट कितना चल रहा है 1 एम्पियर का, 1 A1 इसका रेडियस कितना है 3, तो ये आ गया 3/100, या इसको ले लेते हैं हम 0.03/2, A1 स्केल क्या होगा, ठीक है ये आएगा 3/100 का स्क्वायर प्लस X1 क्या, इस कॉइल से इस पॉइंट तक की दूरी क्या 4,
तो ये आ गया 4/100 का स्क्वायर, ये आ गया 3/2। ये यहाँ पे V1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस कॉइल की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा। अब मैं इस कॉइल की वजह से इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूँ। V2 क्या होगा? V2 होगा बच्चों μ0I2। यही हमें फाइंड करना है कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। I2 निकालना है। A2 इसका रेडियस मान लीजिए इस कॉइल का 2A2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर का 3/2। अब बच्चों μ0I2 तो निकालना है। A2 हमें कितना दिया है? A2 हमें दिया है, सेकेंड कॉइल का रेडियस दिया 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.04 डिवाइड बाय 2। A2 का स्क्वायर क्या आ गया? ये आ गया 4/100 का स्क्वायर प्लस x कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया, ये आ गया 3/100 का स्क्वायर। क्योंकि सेंटीमीटर में मैं उसको मीटर में कन्वर्ट करता जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, इसका मतलब O पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 तभी होगी बच्चों जब यहाँ पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में अपोजिट होंगी और उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये बन रही है मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वजह से यहाँ पे ये बन रही है। इन दोनों को बराबर होना जरूरी है, तभी ये आपस में कैंसिल आउट हो पाएंगी। तो क्योंकि V1 और V2 बराबर है तो मैं इनको बराबर ले रहा हूं, तो मैंने इनको बराबर कर दिया, ये मैंने इनको बराबर कर दिया, ये मैंने कर दिया, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3/100 है, यहाँ पे रेडियस पोजीशन से इंटरचेंज हो गया, यहाँ पे पोजीशन रेडियस से इंटरचेंज होगी। ये दोनों बराबर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। म्यू नॉट आपका बच्चों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे I1 1 था जो कि मैंने यहाँ पे लिया नहीं, I2 हमें निकालना है, तो I2 क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये आ गई वैल्यू 0.03/1 इक्वल्स टू I2 0.04। ठीक है, तो ये तो नीचे डिनोमिनेटर कैंसिल ही हो गया, तो I2 कितना आ गया आपका? I2 आ गया 0.03/0.04, मतलब ये आ गया 3/4। और आपका 3/4 जो है, आपका जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी बच्चों? ये वैल्यू आ रही है 0.56 एम्पियर। तो इसका मतलब अभी मैंने आपको ये बता दिया कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो निकालना है। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बता दिया, सेकंड कॉइल में कितना होगा? 0.56 होगा। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी करंट की, शुड बी अपोजिट to the direction in the first coil, in the first loop। सेकेंड लूप में बच्चों जो डायरेक्शन होगी करंट की वो अपोजिट होनी चाहिए डायरेक्शन इन द फर्स्ट लूप। वो क्यों होनी चाहिए देख लेते हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं कि सेकेंड लूप में डायरेक्शन आपकी अपोजिट क्यों होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि जो सेकेंड लूप में जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो आपकी अपोजिट होनी चाहिए। अब मान लो ये आपका करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, यहां पे मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन ये आ रही है, क्योंकि जब भी आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो डायरेक्शन कहां आती है? बाहर। करंट अगर हम यहां से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसा है तो डायरेक्शन बाहर आ गई इस पॉइंट पे। इसका मतलब इस कॉइल में यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहां चाहिए? इस कॉइल की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहां चाहिए? अपोजिट आना चाहिए। ये किसकी वजह से है? फर्स्ट कॉइल की वजह से। तो सेकंड कॉइल में आपका डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आना चाहिए? कुछ ऐसा आना चाहिए कि आपकी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बने? यहाँ की ओर, और यहाँ पे तभी बन पाएगी बच्चों जब इसका ये जो फेस है ये क्या बनेगा? नॉर्थ। अभी आपकी इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या आती है? यहाँ, तो इसका मतलब ये वाला फेस क्या बन रहा है? नॉर्थ। ये फेस आपका कॉइल का नॉर्थ बन रहा है। अभी ये जो फेस है आपका ये नॉर्थ बन रहा है, तभी मैग्नेटिक लाइंस ये B1 फर्स्ट कॉइल की वजह से, और B2 आपका इस पॉइंट पे 0 तभी हो पाएगा जब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में बनने की वजह से इसका ये जो फेस है क्या आना चाहिए? साउथ आना चाहिए। और इसका ये वाला फेस क्या आ रहा है? साउथ। इसका ये वाला फेस नॉर्थ आ रहा है, तो इसका ये वाला फेस नॉर्थ आना चाहिए।
इस कॉइल का ये जो फेस है नॉर्थ आना चाहिए, तभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पाएगी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से देखूं तो इसका ये वाला फेस क्या बनेगा, साउथ, तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा। इस आदमी की वजह से यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन, और इसी आदमी के व्यू की वजह से ये जो फेस है क्या आना चाहिए आपका, क्लॉकवाइज आना चाहिए। तो अगर मैं दोनों डायरेक्शन उस साइड से देख रहा हूं, तो ये जो फेस है मेरा, इस कॉइल का फेस अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इस फेस पे मेरा क्या चलना चाहिए, इस व्यू से क्लॉकवाइज चलना चाहिए। तभी इसका बैक क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। अगर यहाँ पे नॉर्थ बनेगा तो उसकी वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस बाहर की ओर आएंगी। ठीक है बच्चों, तभी आपस में कैंसिल हो पाएगा। तो इसका मतलब फेस की पोलैरिटी मैंने बता दी, ये नॉर्थ है, ये फेस नॉर्थ है, तो B1 यहां आएगा। अगर ये फेस आपका नॉर्थ बनेगा, वो तो साउथ बन रहा है, ये वाला फेस अगर नॉर्थ बनेगा तभी B2 यहां आएगा। तो नॉर्थ नॉर्थ, मतलब अगर मैं ये वाला फेस देखूं तो ये वाला साउथ बना, तो ये इससे देखूं तो ये वाला फेस नॉर्थ बना। अगर ये नॉर्थ है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे इस फेस में से यहाँ पे क्या बना, साउथ बना, क्योंकि नॉर्थ इसका यहाँ बन रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो यहाँ पे साउथ बनेगा। अगर साउथ बनेगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज आएगी, अपोजिट आएगी इससे। तो दिस इज ऑल अबाउट द magnetic field due to current carrying coil on its axis. Thank you बच्चों।